बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं बिशारत राजा शहर इक़्तिदार से एक और वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, 3 ख़बरें हैं जिस पर हम आपसे डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं एबीएन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ़ खालिद जमील साहब। ये मेरे भी ब्यूरो चीफ़ है, ये न सिर्फ एबीएन न्यूज़ के बल्कि मेरे भी ब्यूरो चीफ़ है, क्योंकि मैं इन्हीं के मतहत काम करता हूँ। और मेरे साथ काम करते नहीं नहीं सर, नहीं, और आप इनसे मैं वीलॉग नहीं करना, तो मेरे नाल काम करते हो। ठीक है, और इनसे मैं बहुत सीखता हूँ। मैं जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मैंने स्विच किया तो इनसे मैंने बहुत सीखा। तो नाज़रीन, पहली खबर ये है कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के बाद जो चीफ़ इलेक्शन कमीशन है सिकंदर सुल्तान राजा साहब, उनकी जो खिदमत थी मुल्क के लिए, आप कह सकते हैं रियासत के लिए कह सकते हैं, अब वो खिदमत उन्हें बोझ महसूस होना शुरू हुई है। मुल्क नहीं, मलक कह रहे हैं। अच्छा, मलक है। उर्दू का समझना, मुल्क और मलक का फर्क है। अरबी का भी मलक होता है। ठीक है सर, वो बोझ लगना शुरू हो गई हैं। उनसे जान छुड़ाने की तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी है। जनवरी में वो रिटायर हो रहे हैं, लेकिन मुमकिन है कि उससे पहले भी उनसे छुटकारा हासिल कर लिया जाए। उसके साथ जस्टिस जमाल मंदोखेल क्यों नाकाम हुए थे, वो क्या एफर्ट कर रहे थे कि उनकी एफर्ट जो है वो कामयाब नहीं हो सके, वो अपने समर मंद नहीं हो सके उस मामलात में, ये भी डिस्कस करेंगे। और वो एफर्ट उनकी विद इन सुप्रीम कोर्ट थी, उनकी एफर्ट विद इन सुप्रीम कोर्ट थी, और उस वक्त चीफ जस्टिस थे काजी फ़ाइज़ साहब। और तीसरा, चीफ जस्टिस जो नए चीफ जस्टिस है जस्टिस यही आफरीदी, ये बड़ी हद तक इन्हें एक पहली कामयाबी मिली है, वो भी बताएंगे। और सबसे आखिर में हम आपसे ये खालिद जमील साहब से पूछेंगे कि ये जो 27 अक्टूबर 1947 को कश्मीर में जब फ़ौजें हिंदुस्तान ने उतारी थी, और आज तक हमने कश्मीर के हवाले से क्या उस पर पेशरफ्त हुई, और कश्मीरी कहाँ खड़े हैं। मैं खुद कश्मीर का रहने वाला हूँ, मैं कश्मीरी हूँ। इस हवाले से इनसे भी जानेंगे और मैं अपना भी एनालिसिस दूंगा। तो सबसे पहले चलते हैं सर कि ये जो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, वो सिकंदर, आपको याद होगा कि रावलपिंडी के जो कमिश्नर थे लियाकत चट्टा साहब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुताबिक अगर देखा जाए तो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने बड़ी ही जो इल्ज़ामात लगाए थे उस पर, तो उन्हें चीफ जस्टिस ने उन्हें कटारे में खड़ा नहीं किया था। लेकिन हमें उसी वक्त कुछ चीज़ें सामने आना शुरू हो गई थी कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो है वो हुकूमत को बोझ लगना शुरू हो गए हैं, और उनसे वो जान छुड़ाएंगे। अब यही खबरें हैं कि सिकंदर सुल्तान राजा जो लियाकत चट्टा ने उन पर भी इल्ज़ामात लगाए थे, और हुकूमत उनसे भी छुटकारा हासिल करना चाह रही है। उनकी कंटिन्यूटी के हवाले से वो कुछ संजीदा नहीं है। इस हवाले से क्या कहेंगे, आपके पास क्या खबर है इस हवाले से? देखो राय साहब, बज़ाहिर जो आईन पाकिस्तान के अंदर तरमीम की गई है उसमें तो ये तासुर दिया गया है कि जी के इलेक्शन कमीशन के अरकान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर उस वक्त तक काम करते रहेंगे जब तक कि नई तकर्री नहीं होती। इससे ये तासुर ये दिया गया, और ये बाज़ जगहों से खबरें चलवाई गई जी कि अगर तो प्राइम मिनिस्टर साहब बज़िद हो जाएंगे जी हमने सिर्फ यही नाम रखने हैं, और अपोजिशन लीडर कहे हमने नहीं रखना, फर्ज किया आज चीमा साहब का नाम दे दें, अपोजिशन तो नहीं मानेगी, या मोहसिन नकवी साहब का नाम दे दें तो नहीं मानेंगे ना। तो वो नहीं मानेंगे तो काम लटका ही रहे, ठीक है ना। या अच्छा जी हम इस पर मुशावरत कर रहे हैं जी, हमारे अपोजिशन लीडर साहब आए, आपको अपने चैम्बर में दावत दे रहे हैं, चाय पीते हैं, बात करते हैं, मुशावरत करते हैं। वो कहे जी मैं तो मनदा ही नहीं, किसी फॉर्म 47 वाले मैं तो करता ही नहीं मुशावरत। अच्छा नहीं कर दे, ना करो, यही काम कर दे रहे हैं। तासुर ये दिया गया, लेकिन इसमें नो डाउट कि आपको इस वक्त हुकूमती सतह के ऊपर और जो असल हुकूमती है, जो मैं आपको मुल्क और मलक का ये हर जगह के ऊपर ये एक रियलाइजेशन है कि हम एक ऐसी स्टेज के ऊपर पहुंच चुके हैं, उनके खिलाफ एक रेफरेंस भी दायर है, एक तलखियों की ऐसी स्टेज पे हम पहुंच चुके हैं कि जहां से अगर हमने अब आगे बढ़ना है, पाकिस्तान को आगे लेके जाना है सियासी एतबार पे, माशी एतबार पे, माशरती और समाजी एतबार से, तो फिर हमें बहुत सी चीज़ों को जो बोझ हैं कंधों से उनको उतार के फेंकना होगा। क्योंकि अगर वो बोझ हम कंधों पे लादे रखेंगे तो हम जो अपने खुलूस नीयत से कोई एफर्ट करेंगे, बात करेंगे, सामने वाले बात मानेंगे नहीं। अगर मेरा किरदार और कंडक्ट ऐसा है कि जिसके कदम कदम के ऊपर मेरे स्याह धब्बे लगे हुए हों, और मैं कहूँ नहीं जी राज साहब नहीं जी मैं तो तुहाडे नाल बांह फड़ी हुई है तो मैनूं तो तुसीं आखिर तक नाल चलना है, तुसीं ते मैं तुहाडे ते तुसीं मेरे नाल, तो फिर तो आप दाएं बाएं किसी से कोई मुफाहमत की बात करेंगे या कोई चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेंगे तो लोग कहेंगे जी पहले एदा हाथ छड्डो ना, जान छुड़ाओ तो फिर असीं गल करांगे ना, असल ते बीमारी है, जड़ ते है ना, ठीक है ना, ऐसे ही होता है ना। अब काजी साहब के देखो, काजी साहब तो इस पूरे के पूरे निज़ाम की ज़मानत है, गारंटी थे, बिल्कुल। नवाज शरीफ साहब की पार्टी ने और दीगर तमाम पार्टियों ने, और इवन जो है सबसे बड़ी जो सियासी जमात है 70 साल जिसकी तारीख है हुकूमत की भी, और इनडायरेक्ट और डायरेक्ट है,
उन सब ने उमर अता बंदयाल साहब के दौर में इलेक्शन नहीं होने दिया। आप भी सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टिंग करते थे, हम भी वहाँ धक्के खाते थे, हम भी पर देख देख के थक जाते थे। आज बड़े अच्छे दलाइल हुए जी, आज फिर हुक्म दे दिया जी कि इतने दिनों में ये फंड भी देते हैं, स्टेट बैंक नो ते फाइनेंस नो ते और सब कुछ हो गया। उन्होंने कहा जी फंड क्या नहीं जी, उन्होंने कहा जी कच्चे ते पक्के ते डाकुआं दा फैसला के इलेक्शन नहीं होना, ठीक है। तो वो इलेक्शन उसी अरसे में वो कच्चे के डाकू का ऑपरेशन शुरू हो गया, ठीक है ना। अच्छा, अब ये वो सारी चीजें जो हैं कि उस वक्त हुकूमत ये कहा करती थी, सारी असल हुकूमत भी और हुकूमत भी, कि जब तक चीफ जस्टिस काजी फैसल नहीं आते इलेक्शन नहीं होंगे, नहीं होते, ठीक है। अब समझ आ गई ना। हाँ जी, वो जावेद लतीफ साहब भी कहा करते हो, ठीक है। तो वो काजी साहब आए सितंबर में, एक 40 दिन मियाँ साहब ने ना वो छिल्ला या चिल्ला काट के फिर उन्होंने फैसला किया कि अब मुझे जाना चाहिए। तो 16 से 21 का चिल्ला बन जाता है ना जी, हिसाब किताब में मैं कमजोर हूँ। नहीं नहीं बिल्कुल बनता है सर। तो वो 21 को आए, ठीक है। वो 21 को आए, उनको कहा गया जी आप चौथी शेरवानी साथ सिलवा के ले आए। वो ले आए साथ, वो अखबारात में बड़े-बड़े इश्तिहारात में छपे थे, सारा कुछ काम जो है कि वो लिपट गया। फिर उनको आप फिक्र ना करो, यानी तरमीम करा के 2 तिहाई भी ले लांगे, यानी तरमीम भी करा लांगे, सारा निजाम इंजी होएगा तो फिर तो ले आवांगे। वो सब भी खत्म हो गया। अब आखिरी वक्त तक उनको दिलासा दिया जाता रहा कि नहीं अभी 26वीं बाद 27वीं 28वीं भी आ सकती है। उन्होंने देखा कि नहीं होने ते, इस तो बाद ना ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਹੁਣ ਛਿੱਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਬਰਸੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਤੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ फिलहाल इत्थों चले जाओ। अब मियाँ साहब और काजी साहब एक ही दिन, एक अलग सुबह गए हैं, एक दूसरे दिन जो है कि रात के आखिरी पहर में चले रात क्या नहीं, चीफ जस्टिस साहब तो जिस दिन उनके यहाँ से रात 12 बजे उनका जब वो रिटायर्ड हुए वक्त खत्म हुआ तो वो 3 बजे चले गए थे। बस तो देखो ना 12 बजे के बाद सामान पैक शैक किया होगा, चाहिए भी रखना है, भी शर्ट रखनी है, पैंट रखनी है, जोगर रखने लेके जाने ने, चीज लेके जानी है, ऐसे ही सुट दो महल्ले जो किसी ने वंड देना। तो सर सिकंदर सरदार राजा हुकूमत को क्यों बोझ लगने लगे? अच्छा, अब ये सारा इसलिए कर रहा हूँ कि ये आप असल जो जामिन था वो चला गया, भाग गया, सही। और जिसके लिए किया गया था वो भी भाग गया। वो जिसके लिए किया गया था वो भी भाग गया, जिसके लिए किया था वो भी भाग गया, जिसने करवाया था वो भी भाग गया। तो वो जरा ओ सी जिसको बतौर मोहरा इस्तेमाल किया, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि यार वो दो पे चले गए। अगर ये बैठा रहा तो जैसे मतीउल्लाह जान कहता है और असतूर कहते हैं कि कुएं में से आपको जब तक वो नहीं निकालेंगे तो पानी तो गंदा ही रहेगा ना। तो ये 3-4 बड़े कैरेक्टर थे, तो एक कैरेक्टर वो रह गया। ये जाएगा तो फिर जो है कि मालिक बैठेंगे और कहेंगे देखो जी अब तो सफाई होगी ना, चले अब आए जरा आगे की तरफ चले, हम बात करें, ठीक है ना। अब भूल जाए, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। मतलब तो ये मालिक को उसकी मतलब जो अडियाला है उसकी तरफ बढ़ेंगे कि शायद अब आ जाए बैठने में। उसकी वजह ये है कि दुनिया में आप USSR या सोवियत यूनियन कितनी बड़ी ताकत थी, बहुत बड़ी ताकत, अभी भी ताकत है, लेकिन उस वक्त जब अवाम उसके साथ नहीं थे तो हार गए ना, टूट गए, टुकड़े टुकड़े हो गए। तो अब अगर आपकी 70-80% या 90% अवाम आपके साथ नहीं है, निज़ाम के साथ नहीं खड़ी है, वो किसी और को वोट देती है, आप उसका वोट चोरी कर लेते हैं, वो किसी और की सपोर्ट करती है, आप उसकी सपोर्ट खत्म कर देते हैं, ममलकत का चलना मुश्किल होता है। तो फिर और नहीं चल रही ना, चल भी नहीं रही, मुश्किल क्या होता है, चल नहीं रही ना, प्रैक्टिकली चल नहीं रही। तो अब आपने अगर मुल्क को चलाना है, फिर आपके दोस्त मालिक बार बार आपको कह रहे हैं कि आप ये बोझ उतारें और आगे चलें। तो इसलिए अब जरूरी है कि ठीक है उन्होंने अपनी टर्म पूरी कर ली, उनको अगर बहुत ज़्यादा सहूलत दी तो उनको कोशिश करेंगे कि अच्छा जी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर जो दरख्वास्त है वो भी अच्छा नज़रअंदाज कर दी जाए या कुछ कर दी जाए, मुद्दत पूरी करें तो आप भी उसी दिन रात को, चाहे इनको मुमकिन है सहूलत देने का, आपको 2 दिन पहले भी आपको जाने देंगे, आप बेशक चले जाना, वहाँ से जाके रिटायरमेंट की आपके नोटिफिकेशन ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ना कि अब ये सारा कुछ होगा तो मामला आगे बढ़ेंगे ना। अब ये मौजूद हों और आप कहें जब इलेक्शन कराते हैं, मुझे मतलब हुकूमत बर सूरत जो है वो सिकंदर सरदार राजा को अब बोझ लगने लगे है हुकूमत को, और वो उनसे छुटकारा हासिल करने के लिए अब वो काफियाँ शुरू हो चुकी हैं, बल्कि आपके बकौल के उन्हें कहेंगे कि आप चले जाए, नोटिफिकेशन रिटायरमेंट का वो आपका कर देंगे, ये सिलसिला हो सकता है। अच्छा सर, ये है कि दूसरी खबर की तरफ आते हैं कि जिस दिन फुल कोर्ट रेफरेंस दिया गया चीफ जस्टिस काजी फाइसा को, तो जस्टिस जमाल मंदोखेल से मेरी मुलाकात हुई, तो वहाँ पर मैंने उनसे पूछा कि आपने कुछ काविशें की थी विद इन सुप्रीम कोर्ट जजेस के बीच उनकी सुलह करवाने के हवाले से। तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि जब बलूचिस्तान गया था तो वहाँ भी मैंने कोशिश की, जो बलूचिस्तान के अमायदीन थे मैंने उनसे भी बात की थी कि किसी तरीके से आप जो है वो चीफ जस्टिस साबिक़ चीफ जस्टिस काजी फाइसा सर को इस हवाले से कायल करें कि वो ये जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं है। उससे पहले भी उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन उनकी तरफ से एक हटदर्मी
कायम रही और वो काजी साहब की तरफ से वो उसमें कामयाब नहीं हो सके। इसके हवाले से आपके पास भी खबर है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ और जजेस को भी इन्वॉल्व किया था, जैसे जस्टिस यही अफरीदी को भी, जस्टिस तमीमुल्लाह को भी। ये क्या था सारा सीन, और वो जस्टिस जमाल मंदोखेल इसमें कामयाब नहीं हो सके थे? देखिए, जब बुनियादी तौर के ऊपर ये मसला वहाँ से ज़्यादा हीटअप हुआ जब आपको याद होगा सदारती हुक्मनामा आया था, जिसके तहत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर तब्दीली की गई, और फिर काजी साहब ने बगैर देखे सुने, मेरे ख्याल में नोटिफिकेशन उन तक नहीं आया था, गजट नोटिफिकेशन, वो तो सदर के सही खुश्क नहीं हुई थी अभी तक। उन्होंने यहाँ से मुनीब साहब को उठा के, और मुनीब साहब को ना सिर्फ कमेटी से निकाला बल्कि बदकिस्मती से उसके ऊपर जो उन्होंने वो सीरियस नोट लिख दिया उस पर, 11 उसमें देखे ना आपने, उनके ऊपर 9 बड़े इल्जामात लगा दिए। ये सारे के सारे वो इल्जामात है जो आपने उनको सुने बगैर अब ये बेसिक लॉ ऑफ जस्टिस है ना कि आप मुतासिर फरीक को सुने बगैर फैसला नहीं दे सकते। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है और इन्होंने मुनीब अख्तर साहब से वजाहत तलब किए बगैर कि भाई आपके ये बातें हैं, अब आप बताएं मैं आपको क्यों कमेटी में रखूं। असूल तो ये बनता था ना। वो कहते नहीं मेरा ये मौका नहीं, आपका तसल्ली बख्श जवाब नहीं है, हम आपको निकाल रहे हैं। उन्होंने चुप चुपीते उन्होंने निकाल के और फिर उसके बाद एक लिख के उसको पब्लिक कर दिया। अब जब वो चीज़ हुई, इससे रिएक्शन बहुत ज़्यादा आया उसके अंदर, अदलिया के अंदर भी, और उसमें फिर उस वक्त यही अफरीदी साहब ने भी बड़ी कोशिश की, क्योंकि देखो ना ये वो डॉक्यूमेंट थे जिसकी वजह से अब अदलिया के अंदर खुल के चीज़ें सामने आ गई थी कि नहीं अब तो आर और पार की सूरत हाल हो चुकी है। और फिर उसके बाद बेंच का बनना टूटना बेंच का, लेकिन टूटे हुए बेंच के फैसले आना, ये भी सारी तारीख का पहला हिस्सा थे। तो उस वक्त यही अफरीदी साहब ने भी कोशिश की, तमीमुल्लाह साहब ने भी कोशिश की, जमाल मंदोखेल साहब का एक ये था कि क्योंकि दोनों एक सूबे से थे और पुराने इनके मरासम भी थे, और हाँ वहाँ पर ये उनके साथ बिल्कुल ऐसा और वो सारा मामला था, तो इसलिए भी कोशिश की गई। और फिर होता ना कि आपकी एक ज़हनी हमांगी होती है, वो चाहे सियासी नज़रियात की बुनियाद पे ना हो, फिक्री एतबार की या कुछ भी हो, एक अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है। तो मंदोखेल साहब की अंडरस्टैंडिंग काजी साहब से अच्छी थी, लेकिन कई दफ़ा सर मैंने इसका मुशाहिदा भी किया, मैंने ऑब्जर्व भी किया कई दफ़ा कि जैसे जमाल मंदोखेल का दिल धड़कता था बाकी जजेस के साथ, और ज़ाहिरी तौर पर फिर कहीं ना कहीं वो उन्हें रेस्क्यू कर जाते थे चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब को। आपकी कुछ कवायली रवायात होती हैं, आपके पुराने तल्लकात और वो सारी चीज़ें आती थी, इसके साथ होता था। जहाँ पे आपके दिल की बात है, जब असूल की बात होती थी तो मंदोखेल साहब कुछ असूलों के ऊपर, फैसलों के अंदर भी उन्होंने इख्तिलाफी नोट लिखे, वो स्टैंड लेते होते थे। उनकी ये कोशिश थी कि किसी तौर के ऊपर हालात इतने ख़राब ना हों कि हम बाद में मिलने के काबिल ना रहें एक दूसरे को। अब देखें ना, काजी साहब इधर से रिटायर हुए, 2-3 घंटे बाद भाग गए यहाँ से। वो चाहते थे कि ऐसे हालात ना हो और हालात को कंट्रोल कर लिया जाए, लेकिन वो शायद नहीं कर सके। और उसके अंदर बुनियादी वजह जो मेरा ख्याल है, काजी साहब का जो मिजाज था ना, जो तुनक मिजाज था उनका, और फौरी तौर के ऊपर जैसे वकीलों को पड़ जाते थे, साइलिन को पड़ जाते थे, इवन अपने जजेस साथियों को कमेंट्स इस किस्म के कर देते थे, या सहाफियों को। शुक्र है आपने वील अब शुरू किया, वरना पहले से आपको भी कहता था डॉलर माफिया। वो तो मुझे कई दफा उन्होंने कहा भी है, लेकिन सर अब क्या करें उस हवाले से। मेरा ख्याल है उनका जो मिजाज था, वो मिजाज जो है ना उनका, और दूसरा उनके देखो, आप जब आप अपने को दिल या दिमाग के अंदर कोई चीज़ बिठा लें ना, जिसको आप तअस्सुब कह लें, नफ़रत कह लें, रंजिश कह लें, या इंतकाम कह लें, या बुग़्ज़ कह लें, वो आपकी शख्सियत के अंदर आ जाए ना, फिर आप सारे अक़दार भूल जाते हैं। काजी साहब के साथ ये मसला हो गया। अच्छा सर, आखिरी खबर की तरफ आते हैं। थोड़ा सा बीच में मैं आपसे ये भी लूँगा, इस पर तबसरा लूँगा कि आखिरी खबर पर आने से पहले कि ये कुछ लोग क्यों जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर से इस्तीफ़ा मांग रहे हैं, क्यों वो ट्वीट कर रहे हैं? कुछ नून लीग के मतलब लोग, नून लीग की पार्टी के लोग, और कुछ लोग ऐसे साफ़ी जर्नलिस्ट वो कह रहे हैं कि इस्तीफ़ा दे भाई। क्यों? देखें राय साहब, आपने इतनी मेहनत की हो, 2 साल से आप मेहनत कर रहे हो, आपकी मेहनत रहेगा चली जाए, फिर आपके पास आखिरी उम्मीद ये हो कि अच्छा जी मैं हुण एक पत्रकार कागज़ हासिल करके ते इत्थे जनाब एनू बिठा लांगा, ठीक है, ਉਹ ਦੋ ਵੀ ਨਾ ਬਹਿ ਸਕਣ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਦੋ ਆ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਦਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਆਇਨ ਵੀ ਬਦਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮੀਨੁद्दीन ਜਸਟਿਸ ਅਮੀਨੁद्दीन ਖਾਨ ਆਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਕਾਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਕਾਲੇ ਕਰ ਲਏ, रूह भी स्याह करवा ली, अपनी हर चीज अपनी स्याह करा ली, ਉਹ ਦੋ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਰਨਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਪਿੱਟਣ ਦੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨ ਰਹੇ ਸਾਹਿਬ। अच्छा सर, जस्टिस चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को जो पहली कामयाबी मिली है, फुल कोर्ट और कोशिश की उन्होंने, हल्फ वाले दिन भी आपने देखा होगा कि वो तमाम जजेस जो वहाँ मौजूद नहीं थे फुल कोर्ट रेफरेंस में, वो वहाँ मौजूद थे, और उन्होंने ये एक अच्छा जस्टिस है ये दिया कि हम वहाँ पर अगर फुल कोर्ट रेफरेंस में मौजूद नहीं थे तो वो उसकी वजह कुछ और थी, वो जस्टिस याहिया अफरीदी वजह नहीं थे।
क्या जस्टिस जहिया अफरीदी कामयाब हो जाएंगे? जो जज अदलिया में दरार है, जो तकसीम है, गहरी तकसीम है, गहरी दरार है, उसको देखिए मेरा ये ख्याल है कि ये आपसे भी गुज़श्ता जब बीलाग में बात कर रहे थे तो ये एक बाकायदा एफर्ट के तहत जो है कि उन्होंने हलफ भी उठाया, वरना शायद वो हलफ ना उठाते जो हुकूमत को खदशा था। बिल्कुल ठीक है, अगर सब बैठ कर ही कहते हैं कि नहीं हमें अदलिया में ये चीज़ें ठीक करने के लिए यहाँ पे सिस्टम में हमारा होना ज़रूरी है, बाहर चले गए तो इस जगह पे और कई यहाँ पे उससे बड़े बड़े काज़ियुल क़ज़ा आ जाएंगे, बिल्कुल ऐसा, ठीक है। तो जब वो सारों ने ये मिल के बैठ के फैसला किया तो मेरा ख्याल है अब फिर उन्होंने कहा होगा ठीक है, मैं अगर आप मिल के मुझे कह रहे हैं तो फिर आप मेरे दस्तबाजू भी बनेंगे, बिल्कुल ऐसा, ठीक हो गया। इसीलिए सबसे पहला फैसला भी उन्होंने फुल कोर्ट किया है, ये नहीं किया कि अच्छा कि आए जी पहले हम जुडिशल कमीशन की मतलब पहले ये बेबी स्टेप है लेकिन कामयाबी जरूर मिली है उन्हें, ठीक है। मेरा ख्याल है अभी मैंने भी जो वीलॉग किया उसके ऊपर जो कमेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे थे, मैं अपने वीलॉग में भी उससे बात करूंगा कि लोग कह रहे हैं कि जी मुतैयात रहना चाहिए ये अफरीद साहब। देखो हम इतनी बार डसे गए हैं ना, बिल्कुल हमने जिस पे एतबार किया, इफ्तिखार चौधरी के लिए क्या कुछ नहीं कौम ने किया था, लेकिन वो इफ्तिखार साहब भी पॉलिटिकली एक जमात के हाथों में, नून लीग के हाथों में बेसिकली चले गए थे, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब और उनके दादा एक थे, मतलब सगे भाई थे दोनों के दादा, तो वो उसमें रफीक तारर साहब की तरह इनको भी कहा गया था कि सदर पाकिस्तान बनाएंगे, तो इसलिए थोड़ा सा डी ट्रैक। तो इस हवाले से सर मैं समझता हूँ मेरा ख्याल है कि ये इन्होंने जो बुनियाद रखी है ना, बुनियादी जो अभी आप कह लें कि उन्होंने ईंटें रखी हैं वो दुरुस्त सिमत पे रखी हैं। अब उसके ऊपर इमारत क्या बनती है वो इसके जब फैसले आएंगे ना उससे अंदाजा होगा कि अभी किस तरफ जा रहे हैं। लेकिन इसका मतलब है सर ये कि जो आपने बात की ना, मैं समझता हूँ कि जिस तरह दाना वो जस्टिस आसिफ सईद खोसा कहते थे कि जब मैं चीफ जस्टिस था तो मुझे एक दाना डाला गया था कि मैं आपके जो है वो मुद्दत मुलाज़मत में तोसी के हवाले से, लेकिन मैंने वो दाना चुगा नहीं था। तो यहाँ पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ने तो पूरी सुलझकारी की, वो दाना चुग भी लिया था लेकिन वो फिर नहीं हो तहरीरी बयान भी जारी किया था। अच्छा सर आते हैं आप आखिरी खबर की तरफ। आज 27 अक्टूबर है और 27 अक्टूबर 1947 को वो दिन था जब कश्मीर में, मैं खुद भी कश्मीरी हूँ, जब कश्मीर में हिंदुस्तान ने फौजें उतारी थी। ये कश्मीर कहाँ चला गया सर, किस तरफ है कश्मीर कि ये सारे मामलात वहाँ पर पार 170 और फलाना फलाना वहाँ ये मामलात। देखिए राय साहब, दो तीन चीज़ें बहुत बड़ी हमसे संगीन गलतियां हुई हैं, हमें मानना चाहिए। हम गलतियों का एतराफ़ करेंगे तो उसकी इस्लाह करके आगे बिल्कुल ऐसा आगे बढ़ेंगे सर। ये नो डाउट के ज़ियाउल-हक के दौर के अंदर और उसके बाद एक बहुत तेज़ तहरीक चली थी और तवक्को की जा रही थी कि कश्मीर का कोई हल निकल आएगा, और इंडिया ने खुद भी आपको कई दफ़ा देखो ना मुज़ाकरात के ऊपर आ जाता था। वो जब भी मामलात उसके लिए यहाँ पे तक पहुँचते थे ना तो फ़ौरन टेबल पे आ जाता था, बैठे, फिर वो बिल्कुल वो इधर से छुरी निकालता था, बगल वाली छुरी निकालता था। ठीक है, मेरा ख्याल है कि ये मुशर्रफ के दौर के अंदर भी तहरीक ठीक थी, हम सपोर्ट ठीक कर रहे थे, लेकिन जब 9/11 हुआ ना और उसके बाद जब अमेरिका और इंडिया और हम अमेरिका के इत्तेहादी तो बन गए, लेकिन जो इंडिया ने उस वक्त सिफारतकारी चालाकी के साथ की और फिर अमेरिका ये देख रहा था इस खत्ते के अंदर, उन्होंने उस सारी अफगानिस्तान में आने के बाद असल टारगेट उनका चाइना और रशिया थे। अब चाइना और रशिया के साथ उनको जो उन्होंने अपने मफादात के हवाले से देख रहे थे तो वहाँ पाकिस्तान फिट नहीं बैठ रहा था उनके लिए, क्योंकि हमारे चाइना के साथ तल्लुकात इस नोयत के थे कि हम चीन के खिलाफ फ्रंट स्टेट नहीं बन सकते। रशिया के खिलाफ हम बन गए, ठीक है। अफगानिस्तान में जब वो आए वहाँ पे उनको इंडिया की ज़रूरत पड़ी। जब उनको इंडिया की जरूरत पड़ी तो इंडिया ने फिर हमारी उस तहरीक को, जिसको अमेरिका भी पहले मुजाहिदीन कहा करते थे, फिर उन्होंने दहशतगर्दी करना शुरू कर दिया। वहाँ से हम शायद हम बतौर इत्तेहादी अमेरिका के जिस अंदाज के अंदर हमें फ़ायदा उठाना चाहिए था हम नहीं उठा सके और हम अपोलोजेटिक हो गए। और हमने उस वक़्त जो है कि फिर मैंने मुशर्रफ से जब मुलाकात की थी, अभी आर्मी हाउस में थे, वो रिटायर हो चुके थे, वैलेंटाइन डे था उस दिन, मैं आज टीवी में होता था, तो 3-4 घंटे की मुलाकात हुई थी। तो उसमें मुझे मुशर्रफ ने कहा कि जिस कमरे में बैठे हैं जी, यहाँ फलां साहब बैठे थे, यहाँ फलां साहब, यहाँ फलां साहब, तमाम मजहबी रहनुमाओं की बात करके उन्होंने कहा था कश्मीर और अफगानिस्तान दोनों डिस्कस किए थे हमने कई घंटे, और फिर हमने स्ट्रेटजी मिली की बनाई थी, इन सारों ने इंडोर्स किया था। बाद में इन्होंने जाके मेरे खिलाफ बयान दिए, बाद में बाहर जाकर कहते हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, या हम लड़ाई लड़ते या हम अपने आप को मजबूत करते। लेकिन सर वो तो चले अच्छा, वही बात, एक ही स्टेज ना, अब सेकंड स्टेज अभी जो अब सेकंड, ये वहां से पहला नुकसान हमें हुआ, वो दबाव इतना हम पे बढ़ता गया कि फिर वो जंग हमारे घर के अंदर आ गई। हमने अपने जो हमारे देखा ना दस्त बाजू थे, हम इधर से भी और उधर से भी, मशरकी और मगरबी बॉर्डर से हम बिल्कुल बेफिक्र थे। हम कहते थे कि हमारे ये जो खासादार हैं, ये जो हमारे फोर्स हैं, ये जो हमारे कबाइल हैं, ये हमारी फोर्स हैं, दिफा है हमारा। हमने उनके ऊपर बीमारी शुरू कर दी।
ठीक हो गया जी। जब ये हमने करना शुरू कर दिया तो अंदर उलझ गए हम। फिर जब बाजवा और ये दौर आया और इसमें जो है कि अब तो ये ढकी छुपी बात नहीं है, बाजवा खुद लोगों को बुला बुला कहता था जी कि हम अगर इसराइल से फलाने से कर लें तो यार इसको छोड़ दें, इसमें क्या है, अब तो कुछ नहीं, हम तो हमारे टैंकों में तो पेट्रोल डाल देंगे। ये तो ऑन द रिकॉर्ड बात है, सारी चीजें ना। फिर हमारी सोच ये बदल गई, हम बुज़दिल हो गए। जी ठीक है, हम बुज़दिल हो गए, वो कौम लड़ती रही, हम बुज़दिल हो गए और उनको हमने आसरा छोड़ दिया। सफारती महाज बयान शायद दिन मनाते रहे, लेकिन हम करते रहे। मेरा ख्याल है कि हमें देखो, मैं ओआईसी लेवल की कुछ कॉन्फ्रेंस मैंने खुद नहीं सर, अभी मैं बात कर रहा हूँ, अभी जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं इन्होंने यूनाइटेड नेशन में जो खिताब किया, इन्होंने तो इस कश्मीर मौजूद है इसके बारे में बात की, उस तरफ तो वो गए ही नहीं है। लेकिन उसमें कहने कि इंडिया ने ये किया तो वो किया, भाई जी असल इंडिया क्यों करेगा। बात यह है कि देखें, जो हमारे पास जो सबसे बड़ा हथियार था ना वो यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन, जनरल असम्बली की, सलामती कौंसिल की, ओआईसी का कश्मीर कॉन्टैक्ट ग्रुप है, फिर मोतमर आलम इस्लामी का जो है कश्मीर राब्ता ग्रुप है। देखो इतने मजबूत हमारे पास फोरम थे। हमने बेसिकली शायद अपने जो इस्लामी दोस्त मालिक थे, हमने उनको भी इतने धोखे दिए कि उनको भी हम अपने इस मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सके। आज का सबसे बड़ा जो होता है ना, सबसे बड़ा इकोनॉमिक हथियार है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अगर इंडिया 1 अरब की मंडी है तो हम 25 करोड़ की मंडी, ठीक है, लेकिन हमने अपने अंदर इतनी खराबियां पैदा कर ली कि हम उस मंडी से फायदा नहीं उठा सकते। हम जब कमजोर हो गए, हम इतने कमजोर हो गए कि अब कहा जाता है ना 6th जनरेशन वॉर, ये है कि माशी तौर पर आपको इतना कमजोर कर दिया जाए कि आप अपने खाने पीने और कर्जों के उलझ पड़े और आप अपने असल मसाइल जो है उसके ऊपर आवाज़ ही न उठा, वहाँ पे आ गए। हमें तो ये चाहिए था कि हम इंटरनली अपने आप को मजबूत करके और फिर ये दुनिया के फोरम्स पे कह के, देखो इंडिया को सेंट्रल एशियन स्टेट और इस तरफ रीच के लिए पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद चाहिए, पाकिस्तान की समुद्री हदूद चाहिए, पाकिस्तान की ज़मीनी हदूद, गेटवे है दुनिया का, आधे दुनिया का सर। और मुशर्रफ ने एक सक्सेस ये की थी कि CBMs पे उसको बिठा के लाकर ये चीज़ें शुरू की थी। मेरे ख्याल है हम उसमें शायद आगे जाने की बजाय हम अपनी कमज़ोरियों या अपनी इनफरादी मफादात के चक्कर में हमको भी मफादात को पीछे भूल गए, जिसकी वजह से ये केस हमारा ख़राब हुआ। बहुत शुक्रिया खालिद जमील साहब, जब तक हम अपने गलतियां दुरुस्त नहीं करेंगे हम उस वक्त तक आगे नहीं जा सकेंगे। आपने तमाम ये चीज़ें सुनी और खालिद जमील साहब ने इस पर सैर हासिल तबसरा भी किया है। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।